यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं डॉक्टर परशुराम डांगी आज आपको अध्ययन करवाऊंगा बीए द्वितीय वर्ष कला पेपर सेकंड आर्थिक एवं संसाधन भूगोल यानी इकोनॉमिक एंड रिसोर्स ज्योग्राफी के पेपर के अंतर्गत जो आपका जो प्रश्न पत्र जब अब आएंगे उसमें आपको वैसे विदित है कि इस बार आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। अतः आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी के लिए आपको ये वीडियो आपको भेज रहा हूँ और ये जो आपको पीडीएफ जो है भेज दूँगा ये भी। और इसलिए क्या है आपको अच्छे से समय समय पर इसका अध्ययन करते रहें। अब पहला प्रश्न जो है आर्थिक और संसाधन भूगोल के संदर्भ में ही है। पहला प्रश्न है विश्व किसी विषय के संदर्भ में अपन अध्ययन करते हैं तो उस विषय के संदर्भ में कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है जो टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो इसलिए क्या है अपने को ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों का अच्छे से अध्ययन करते रहें। तो पहला जो प्रश्न है इसी के संदर्भ में अपन देखते हैं, आर्थिक भूगोल के संदर्भ में ही है ये। किसी विषय के स्वरूप की अभिव्यक्ति निम्न में से किसके द्वारा होती है। यानी अब किसी विषय, तो अपन किसी विषय का मतलब क्या हो रहा है, यानी कोई सा भी विषय हो सकता है। तो अपनी जो है जिसमें अपना जो पेपर जो है आर्थिक और संसाधन भूगोल है तो इसके संदर्भ में भी ये लागू होता है और अन्य विषयों के संदर्भ में भी लागू होता है। तो आंसर इसका एक ही आएगा, यानी इसका आंसर है यानी संकल्पना। पहला जो परिभाषा है, दूसरा सिद्धांत है और तीसरा संकल्पना है और चौथा मॉडल है। तो अपना जो इसमें आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है इसमें। तो ये जो है आपका आंसर सही हो जाएगा इसमें। अब जो है दूसरा प्रश्न, आर्थिक भूदृश्य की संकल्पना का उद्भव किस जर्मन शब्द से हुआ है। यानी आर्थिक भूदृश्य की संकल्पना का उद्भव किस जर्मन शब्द से हुआ है। तो यानी कौन सा जर्मन शब्द है, तो इसमें जो है आंसर जो आपका जो है वो भी है, यानी लैंडशॉफ्ट जो है वो आपका आंसर है। यानी आर्थिक जो भूदृश्य है उसका उद्भव इस लैंडशॉफ्ट जो जर्मन शब्द है उससे हुआ है। ठीक है। तीसरा जो प्रश्न है वो है रुडोल्फ वेटगेंस के अनुसार आर्थिक भूगोल का अंतिम लक्ष्य क्या है। यानी रुडोल्फ यानी ये जो विद्वान है उस विद्वान के अनुसार अपन देख रहे हैं। ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, रुडोल्फ वेटगेंस जिसके अनुसार पूछें तो अपने को क्या है बहुत सारे जो विद्वान हैं उनका भी कहीं से पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही पूछें। ठीक है। तो अपने को ध्यान रखना है। इसके अनुसार जो है तीसरे का जो आंसर है वो है ब, यानी यहाँ पे जो आंसर आ रहा है आपका ब। ठीक है। यानी आर्थिक भूदृश्यों का निर्धारण यानी अंतिम लक्ष्य होता है किसके अनुसार, रुडोल्फ वेटगेंस के अनुसार आर्थिक भूगोल का जो अंतिम लक्ष्य है वो क्या है, आर्थिक भूदृश्यों का निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 4 है आर्थिक भूगोल की कौन सी संकल्पना असत्य है। यानी ये भी ध्यान रखना है, सत्य और असत्य के ऊपर भी ध्यान देना है। इस प्रश्न में पूछा है असत्य है, यानी आर्थिक भूगोल की कौन सी संकल्पना असत्य है। तो यानी सभी संकल्पनाएं अपने को पता होगी तभी अपन सत्य और असत्य के बारे में बता सकते हैं यानी आंसर सही दे सकते हैं। तो अपने जो है इस प्रश्न के अनुसार जो है अपना पहली जो इसमें ऑप्शन दे रखा है प्रादेशिक कार्यात्मक अन्योन्य क्रिया, यानी ये जो है सत्य है। दूसरा जो है ऑप्शन आर्थिक कार्यकलाप की स्थिति एवं स्थापना, ये भी ऑप्शन सत्य है। और तीसरा जो ऑप्शन है आर्थिक भूदृश्यों का निर्धारण, ये भी ऑप्शन सत्य है। और अंतिम जो ऑप्शन है ये जो है ऑप्शन वो क्या है, असत्य है, यानी आर्थिक सामाजिक अंतर संबंधों की विवेचना करना। ठीक है। तो ये अपना आंसर इसमें आ जाएगा यानी आर्थिक सामाजिक अंतर संबंधों की विवेचना करना, ये क्या है संकल्पना असत्य है इस प्रश्न के अनुसार। ठीक है। अब जो है प्रश्न नंबर 5 यानी क्वेश्चन 5, एडवर्ड एल उलमैन ने, विद्वान का क्या नाम है, एडवर्ड एल उलमैन ने
क्षेत्र एवं क्षेत्रीय अन्योन क्रिया को बताया है। क्षेत्र एवं क्षेत्रीय अन्योन क्रिया को क्या बताया है? तो इसमें जो ऑप्शन जो है आपका आंसर आ रहा है इसमें यानी भौगोलिक अध्ययन की दूरी। भौगोलिक अध्ययन की दूरी जो है वो इन्होंने क्षेत्र और क्षेत्रीय अन्योन क्रिया को बताया है। किसने? एडवर्ड एल उलमैन ने। ठीक है, भौगोलिक अध्ययन की दूरी। अगला जो इसमें ऑप्शन दे रखा था भौगोलिक अध्ययन का शीर्ष, और तीसरा ऑप्शन था भौगोलिक अध्ययन का शिखर, और चौथा ऑप्शन था भौगोलिक अध्ययन का आधा। तो इन सभी में जो है आंसर क्या आपको मैंने पहले ही बता दिया है, यानी फर्स्ट जो ऑप्शन है वो आर्थिक यानी जो भौगोलिक अध्ययन की दूरी बताया है। ठीक है, अब जो है प्रश्न नंबर 6, ए के फील्ब्रिक ने आर्थिक भूदृश्य की किस विवेचना की विशद व्याख्या की है? एक बार और रिवीजन कर रहा हूँ। ए के फील्ब्रिक ने आर्थिक भूदृश्य की किस विशेषता की विशद व्याख्या की है? यानी इसमें जो है अपने को विद्वानों के बारे में कुछ ज़्यादा ही प्रश्न पूछ रखे हैं, तो अपने को सभी विद्वानों ने क्या कहा तो वो भी अपने को ध्यान रखना है। तो ए के फील्ब्रिक ने आर्थिक भूदृश्य की किस विशेषता की विशद व्याख्या की है? तो इसके अनुसार जो आंसर जो है अपना छठे का इसमें आ रहा है आंसर ब आ रहा है। तो अ क्या है, स क्या है और द क्या है? तो ये अपने को अच्छे से देख लेना है, उसके बाद में ही अपन आंसर के ऊपर जाना है। ठीक है, तो विशद व्याख्या किसकी की है? तो पहला जो ऑप्शन है इसमें प्रादेशिक कार्यात्मक अन्योन क्रिया प्रादेशिक कार्यात्मक अन्योन क्रिया दो प्रकार की होती है, ये नहीं है। ठीक है, दूसरा है ब ऑप्शन क्षेत्रीय कार्यात्मक संगठन 7 तत्वों से निर्मित होता है। क्षेत्रीय कार्यात्मक संगठन 7 तत्वों से निर्मित होता है। तीसरा ऑप्शन है आर्थिक भूदृश्यों का प्रादेशिक विकास होता है, और उपरोक्त सभी। तो इस ए के फील्ब्रिक के अनुसार जो आर्थिक भूदृश्य की जो किस विशेषता की विशद व्याख्या की है, तो ब जो ऑप्शन है इसमें यानी वो अपना सही है। ठीक है, यानी क्षेत्रीय कार्यात्मक संगठन 7 तत्वों से निर्मित होता है। ठीक है, यानी क्षेत्रीय कार्यात्मक संगठन 7 तत्वों से निर्मित होता है, ये उन्होंने विशद व्याख्या की है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वातावरण निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? वातावरण निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है इस प्रश्न के अनुसार? तो ऑप्शन ए है प्राकृतिक वातावरण, ब है सांस्कृतिक वातावरण, और स है आध्यात्मिक वातावरण, और ऑप्शन द है अ और ब दोनों। तो इसमें जो ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 7 का यानी अ और ब दोनों सही है, यानी प्राकृतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण दोनों ही को ही क्या है वातावरण के अंदर सम्मिलित करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा अपना द और ब दोनों, यानी प्राकृतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण। ठीक है, अब जो है अपना अगला जो प्रश्न है वो है सीढ़ी नुमा खेती सामान्यतः किस वातावरण के प्रदेशों में होती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सीढ़ी नुमा जो खेती है यानी वो सामान्यतः किस वातावरण के प्रदेशों में होती है? तो ये जो है सीढ़ी नुमा सामान्यतः जो है वो कहाँ होती हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में होती हैं। ऑप्शन इसमें ब आ रहा है, लेकिन अ क्या है, स क्या है? तो इसमें अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि कभी कभी जो है जैसे ऊपर वाला जो प्रश्न में आया था अ और ब दोनों सत्य हैं। ठीक है, तो जैसे इसका जो प्रश्न है 8वें का वो है पहला जो है मैदानी, दूसरा है पर्वतीय, और तीसरा है तटीय, और चौथा है मरुस्थलीय। तो इन सभी को देखने के बाद में जो है आंसर जो अपना आता है, यानी सीढ़ी नुमा खेती सामान्यतः किस वातावरण के प्रदेशों में होती हैं? तो पर्वतीय जो प्रदेश हैं, क्षेत्र जो हैं, प्रदेश, उनके अंतर्गत ये सीढ़ी नुमा यानी ढाल के अनुसार समुद्र की जुताई करके सीढ़ी नुमा खेती यहाँ पे की जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर अपना। अब अगला जो प्रश्न है वो है 9वां प्रश्न, मनुष्य के क्रियाकलापों को निश्चित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी होता है? यानी वातावरण का जो प्रभाव जो है इसके ऊपर इसमें इन्होंने फोकस किया है, यानी मनुष्य के
क्रियाकलाप। अब क्रियाकलाप जो है इसमें सामान्यतः सभी प्रकार के आते हैं, और आर्थिक भूगोल अपना पेपर है तो इसमें आर्थिक क्रियाकलापों को ज़्यादा अपन ध्यान से रखेंगे। ठीक है, तो मनुष्य के जो हैं मनुष्य के क्रियाकलापों को निम्नलिखित में से कौन सा कारक ये जो करने के लिए उत्तरदायी है। एक बार और रिवीजन कर रहा हूँ, मनुष्य के क्रियाकलापों को निश्चित करने में, किसको, मनुष्य के क्रियाकलापों को निश्चित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है जो मनुष्य के क्रियाकलापों को निश्चित करता है, यानी कौन से क्रियाकलाप कहाँ पर किए जाते हैं। तो इसमें जो है आंसर जो अपना आ रहा है 90वें प्रश्न का, वो जो है पहले अपना ऑप्शन देख लेते हैं। पहला अ जो है वो क्या है, स्थलाकृतिक, ब है जलवायु, और स है मिट्टी, और द है इनमें से सभी, या उपरोक्त सभी भी कह सकते हैं, यहाँ पे ये भी लिखा हो सकता है। ठीक है, तो मनुष्य के क्रियाकलापों को जो निश्चित करने वाला जो ये जो सभी जो तत्व हैं, यानी इसमें जो दिए हैं कारक दिए हैं, यानी पहला अ स्थलाकृति, ये भी उत्तरदायी हैं, जलवायु ये भी उत्तरदायी हैं, और मिट्टी यह भी उत्तरदायी है। तो इनमें जो ऑप्शन जो है वो द आ रहा है, यानी इनमें से सभी या सभी, उपरोक्त सभी भी कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 10, अंतिम प्रश्न, परिवहन के लिए स्लेज गाड़ी का सहारा किस प्रदेश के लोग करते हैं। ये सामान्यतः जीके का भी प्रश्न है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, स्लेज जो गाड़ी है उसका जो प्रयोग है परिवहन के साधन के रूप में, परिवहन के साधन के रूप में कौन सी गाड़ी, स्लेज गाड़ी। ठीक है, एक बार और रिवीजन कर लेता हूँ। परिवहन के लिए स्लेज गाड़ी का सहारा किन प्रदेश के लोग लेते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सामान्यतः ये जीके में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यानी ये एस्किमो जो प्रदेश के जो एस्किमो जो जनजाति हैं उनके द्वारा ये स्लेज गाड़ी का प्रयोग किया जाता है। और ये क्या है, सामान्यतः क्या है, टुंड्रा जो प्रदेश हैं, टुंड्रा जो प्रदेश हैं वहाँ पे जो है इसका ये उपयोग सामान्यतः ये करते हैं। तो यातायात के यानी परिवहन के साधन के रूप में करते हैं। तो एक बार और रिवीजन कर लेता हूँ, यानी परिवहन के लिए स्लेज गाड़ी का सहारा किस प्रदेश के लोग लेते हैं, यानी टुंड्रा प्रदेश के लोग हैं। और इसमें जनजातियाँ पूछी हुई होती तो इसका आंसर हो जाता है एस्किमो जनजाति के लोग। और भी जनजातियों के नाम देश देश है, जैसे बुशमैन है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने को वैसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो ये आंसर जो है आपको इसमें ऑप्शन जो है नीचे दे रखे हैं सभी प्रश्नों के, इसको आप अच्छे से देखते रहें और समय समय पर इसका अवलोकन करते रहें। धन्यवाद।